चलिए महानुभाव, थोड़ा सा क्लास लेते हैं। कल आप लोगों को या कल या पिछले क्लास में आप लोगों को हमने ये दिखाया था, थोड़ा सा कोई नहीं, थोड़ा सा देखे महानुभाव थोड़ा सा अजीब प्राणी है आपका, मतलब इस बात को तब ध्यान रखें। तो कुछ तो नहीं देख रहा, कॉपी पापा कर रहे हैं ना, पापा खरीद के दिए आप लोगों को कॉपी, बाबा से कॉल कर दो आगे जाकर। देखो हमने तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को बताया था, वो भी सबशेल शेल में जब पढ़ते थे तो हम लोग बहुत दूर स्पीड पढ़ते थे, और जब सबशेल में पढ़ते हैं तो जो क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ रहे होते हैं। देखिए ना, आप सबसे शायद याद किए हुए हैं, नहीं पता नहीं याद किए हुए हैं, क्योंकि आज आयन का सिखाना है महानुभाव, आयन का। तो आयन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ आयन, तो कैटायन और एनायन होते हैं। एक बात बताइए, अच्छा कैटायन का फॉर्मेशन कब होता है? जब किसी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। बोलो, एनायन का फॉर्मेशन कब होता है? जब न्यूट्रल एटम में कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, अब एक्चुअली इसको जनरलाइज कर दे रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें आके ऐड हो जाता है, ठीक है, आकर के ऐड हो जाता है, तब एनायन बनता है, और जब निकल जाता है तो कैटायन बनता है। ठीक, एक बात बताइए, यह जो जुड़ता है इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया है, या फिर निकलता है जो इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ से निकलता है और कहाँ से आता है? सबसे पहले हम लोग जानते थे कि कोर इलेक्ट्रॉन एक महानुभाव और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो किसी भी केमिकल प्रोसेस में या केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। तो वही इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंज होने से कोई कैटायन और एनायन बनता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर वहां से निकाल दिया जाए तो एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और अगर उसी वैलेंस शेल में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ला करके बाहर से ऐड कर दिया जाए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक मैंने बताया था कि नेट नेगेटिव कितना चढ़ता है और क्यों चढ़ जाता है, नेट पॉजिटिव कितना चढ़ता है एटम पर और क्यों चढ़ जाता है। जब चार्ज चढ़ जाएगा तो उसको हम कहते हैं चार्ज एटम, और उसी चार्ज एटम को हम यहाँ पर आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। और उसी आयन का आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे होंगे, कैसे होता है कैसे नहीं होता है देखा जाए। आज बात कर रहे हैं हम, पहले तो कैटायन पढ़ लेंगे, उसके बाद एनायन पढ़ लेंगे। कैटायन का अगर पढ़ें, जैसे हमारे पास Na+ एक कैटायन है, Na+, अगर हम इस Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएं तो हमें पता होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। क्या प्रोटॉन को कॉन्फ़िगर करना है या इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर करना है? इलेक्ट्रॉन को। किसको? इलेक्ट्रॉन को। नाम में ही लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसको कॉन्फ़िगर करना है? इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन इसको नहीं कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि वो न्यूक्लियस का पार्ट होता है। हमें एटम के आउटर पार्ट, दैट मींस न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर स्पेसेस हैं, जहां पर हमारे पास एक चीज है वो आप लोगों से दिखा दें। आज लाइव है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए लाइव को थोड़ा देख थोड़ा सा एक मिनट आप लोगों को चीजें दिखा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा इधर मेरे मोबाइल पर
जाएगा। ये सब आप सभी के पास है, रख सकते हैं अपने मोबाइल में, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जरा सा गौर करिए, हम पीछे बोल रहे हैं, पीछे बात, यहाँ पर लिखा हुआ है एस ऑर्बिटल। इसको आप चाहिए जितना इसको घुमाएं, ये सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। दिस इज एस ऑर्बिटल, दिस इज पी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। इसको घुमाइए, आप घुमाएंगे तो देखेंगे ये किस एक्सिस पे है, लोब किस पे है, तो एक्सिस पे है। अगर ये एक्सिस ऐसे है तो हम कहेंगे दिस इज एक्स एक्सिस, मतलब पी एक्स ऑर्बिटल। इस एक्सिस को घुमा लीजिए, ऐसे ऐसे घुमाइए तो दिस इज वाई एक्सिस, पी वाई ऑर्बिटल। और इसको घुमा लीजिए इधर तो जेड ऑर्बिटल, दैट इज पी जेड ऑर्बिटल। इसको आगे बढ़ाते हैं, तीनों एक में दिखाने की कोशिश। ये डी ऑर्बिटल आया, कौन सा ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल। डबल डबल होता है ना, देखिए ये लोब एक्सिस पर है, ठीक है ना, लोब एक्सिस पर नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा हम डी ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं। ये ऐसे होता है, इसका शेप कैसा होता है, तो डबल टाइप का होता है। इसको आगे बढ़ाइए। एफ ऑर्बिटल, मैंने बोला था ना, एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, उसको बोर्ड पे बनाना संभव नहीं है। जरा इसको देखिए, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देख पा रहे हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके बोर्ड पे हम नहीं बना पाते, इसलिए हम नहीं बना, ठीक है। आगे बढ़िए। There are 3 types of p orbitals. p orbital कितने टाइप के? 3 टाइप के, p x, p y और आगे बढ़िए। ये दिस इज p x, देख रहे हो, p x लोग x एक्सिस पे है, p y लोग y एक्सिस पे है और p z लोग z एक्सिस पे है। दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ p ऑर्बिटल, जिसमें x y z तीनों एक साथ होते हैं। अभी और आगे बढ़िए तो और आगे कॉम्प्लेक्सिटी दिखाएंगे आपको। ये देखिए जरा, डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? 5 आप लोगों को बताया है। कौन कौन से? तो देखिए डी एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब ये है, देखिए जरा, प्लेन आपको दिख रहा है, ये एक्स और ये लोब कहाँ है? एक्सिस के बीच में है ना। उसी प्रकार आगे बढ़िए, डी वाई जेड। वाई जेड का मतलब कि वाई एक्सिस ये, जेड एक्सिस ये, तो वाई और जेड के बीच में लोब है। आगे बढ़िए, पी एक्स जेड, तो एक्स एक्सिस और देखिए ये है आपका, ये देखिए ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस का लोब किसका है? एक्स जेड प्लेन में, और एक्स और जेड एक्सिस के बीच में है। इसी प्रकार आगे बढ़िए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि लोब किस पे है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। इसी प्रकार डी जेड स्क्वायर, ध्यान से देखिए, ये डी जेड स्क्वायर है, दिख रहा है आपको बीच में सर्कल, बताए थे, ये डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर है। आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। बात आती है, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, जब एटम में ये सारे एक साथ होते हैं ऑर्बिटल्स, तो कैसा एटम दिखता है। देखो ध्यान से, ये हीलियम 1s2, हीलियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 1s2। इसको ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है यहाँ पर अपोजिट स्पिन का, दिख रहा है कोई, जिसके का अपवर्ड है का डाउनवर्ड है। 1s का स्ट्रक्चर ऐसा होता है स्फेरिकल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। बात आती है, अब आगे बढ़िए, बेरिलियम। बेरिलियम का क्या होता है? 1s2 2s2 4 होता है ना। तो एक 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। देखो जरा, ये 1s का है, 1s का अंदर वाला जो सर्कल दिख रहा है वो 1s है, और बाहर वाला जो सर्कल है वो 2s। सर्कल नहीं, स्फीयर कहेंगे इसे। और 1s और 2s के बीच में टोटल प्लेन एग्जिस्ट करता है, तो ये 2s में दिखाया है कि 2s में इलेक्ट्रॉन ऐसे है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड। आगे बढ़िए, बातें कर लीजिए। ये देखो, तू ही तो ले रहा है, अपने ले रहा है तो हम तो देख के बैठ चुके हैं, हमें थोड़ा ही लिखा है, छोड़ो उसको। ये कार्बन का है 1s2 2s2 2p2। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, देखो ये कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर है ऑर्बिटल का। देखो इधर घुमा के देखो, ये पहले जो डार्क जो दिख रहा है अंदर वाला वो 1s है,
बाहर वाला 2s है और ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है। सारे इलेक्ट्रॉन 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो या तो px में होंगे या py में या pz में, किसी दो में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सपोज हमने px और py को माना, तो एक py में है और एक px में है और pz हमारा खाली, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इस थ्रू आप समझ सकते हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे होता है। जरा इसका हम एक चीज और आप लोगों को बता दें, जरा गौर करिए। ये है सेंटर, कैसे होता है एग्जैक्ट समझिए। ये है आपका सेंटर, इसके अराउंड 1s, उसके बाद कौन सा आता है, सीरीज याद है 2s, इसके बाद 2s, 2s में ही 2p भी होता है, क्योंकि 2p नहीं होता, 2s और 2p होता है। s और s के अराउंड तीनों एक्सिस में py, pz, px, तो py to px to pz। उसके बाद आगे बढ़िए 3s, 3 to 3d, 3s हुआ, फिर उसी में x y z एक्सिस में py और उसी के साथ x y e x y e y z e z x, ऐसे करके पांचों ऑर्बिटल प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह से कंडेंस्ड होते चला जाता है हमारा न्यूक्लियस और बहुत ही डेंस हो जाता है, मतलब डेंस इन द सेंस मतलब जैसे वो ऑर्बिटल बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे देखिए जरा एक और बात आप लोगों को दिखाते हैं, शायद इसको और समझ पाए, हम ई और वो भी बता देते हैं। देखिए ये रहा 3D आ जाए, देखिए टाइटेनियम, टाइटेनियम और कितना होता है 22, हाँ देखिए ये रहा टाइटेनियम का स्ट्रक्चर, देख रहे हो। इसमें सबसे अंदर 1s है, 2s है, उसके बाद 3s है, 4s है बाहर वाला, ये सारा ये पूरा 3D स्ट्रक्चर है एटम के बाहर ऑर्बिटल्स का। क्लियर? इस सब चीजों को आप लोग अपने मोबाइल में कर सकते हैं, पढ़ने में आसानी होगी, देख सकते हैं, बता देते जाते समय और नहीं बताते हैं, पढ़ाया नहीं है, अभी बताते हैं, ठीक है। इसको देखना बड़ी समझ में आ जाएगा कि कैसे ऑर्बिटल का अरेंजमेंट। चलो और देखते हैं आज, मान लो आप, चलिए आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। चलो सोडियम एटॉमिक नंबर, अच्छा एक बात बताओ, एक और बात से गौर करने वाली है कि पानी पंखा से गिरा है बाहर से गिरा, बाहर से, चलो ठीक। एक बात बताओ, मान लो ये जो Na+ सोडियम से है, पीछे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है ना, हाँ तभी तो प्लस बना है। कटायन कब बनता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कोई चीज लूज करता है तो कटायन बन जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सोडियम के ऊपर एक प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, प्रोटॉन लॉस नहीं हुआ है, प्रोटॉन का लॉस नहीं हुआ है। इसका मतलब प्रोटॉन का लॉस नहीं हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूट्रल स्टेट में सोडियम के पास थे, अभी भी सोडियम के पास उतने ही होंगे, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। छेड़छाड़ किसके नंबर से हुआ है, इलेक्ट्रॉन के नंबर से, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो हमारे पास प्रोटॉन अभी भी कितने होंगे, 11। याद रखिएगा, आयन कोई भी लो, एलिमेंट का आयन बना रहे हो तो उसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होते। अभी भी इसके पास 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 10-11 थे न्यूट्रल स्टेट में, ताकि ये प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। लेकिन अब प्लस बढ़ा, इसका मतलब माइनस घटा है, कितना घटा, एक प्लस बढ़ा मतलब एक माइनस घटा है, तो एक माइनस घटा मतलब एक इलेक्ट्रॉन का इसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। अब हमें इतने ही इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना है किसमें, ऑर्बिटल्स में। कैसे, OH2 क्लियर? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन बचे नहीं ना हमारे पास, 6 और 4 10 से जाने, क्लियर? तो इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। क्लियर? दो चीजें हैं, कैटायन और एक एनायन, वो भी समझाते हैं। ये कैटायन है और ये है Cl-। पूछोगे सर ये क्यों नहीं है, क्योंकि इससे आपको एक बॉन्ड समझाएंगे।
एक बॉन्ड समझाएंगे, इसलिए लिखे हुए हैं। क्लोरीन न्यूट्रल स्टेट में इसके पास 17 प्रोटॉन थे और उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब इससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, एक मिला है तो कितने हो जाएगा, माइनस बढ़ा, यानी बाहर से या तो प्लस घटा होगा। माइनस बढ़ने का तो यही तरीके है, या तो माइनस बाहर से आए या फिर अंदर से प्लस को आप क्या करिए, घटा दीजिए, तो भी माइनस बढ़ जाएगा। हम प्लस को नहीं घटा बढ़ा सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस का पार्ट है, और न्यूक्लियस को चेंज करोगे तो एटम अपनी आइडेंटिटी खो देगा, फिर वो क्लोरीन नहीं रह पाएगा। क्योंकि जरा गौर करो कि अगर ये 17 था न्यूट्रल स्टेट में, हम माइनस बढ़ाना चाह रहे थे तो इसको 16 करना पड़ता। 16 प्लस और 17 माइनस का मतलब एक माइनस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे 17 में से 16 गया, एक बचा ना, ये माइनस बढ़ गया। लेकिन ऐसा करोगे तो 16 किसका होता है बताओ तो, सल्फर का ना, ये तो एटम सल्फर का हो जाएगा। तो ये तरीका वैलिड नहीं है आपको आयन बनाने के लिए। आप इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप इलेक्ट्रॉन से ही छेड़छाड़ करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन लाए तो कितने हो गए, 18। जैसे ही 18 हुआ आप इसका करेंगे 1s2 2s2 2s6 3s2 10 है 18। एक बार गौर करिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से, दोनों ही स्टेट में ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है ना। बोलो जरा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कब पता चलता है, जब उसका पी सब शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जब ऐसे हो जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर चुका है। और हम जानते हैं, बोलो जरा, और हम जानते हैं अगर कोई एटम या आयन अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है तो ये स्टेबल हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी का रीजन है कि भाई कोई भी रिएक्शन क्यों होता है, तो स्टेबिलिटी के लिए और तरीका स्टेबिलिटी गेन करने का क्या है कि अपने आप को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में ला देगा। ला दिया ना है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट किया है ना, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये लूज किया है और ये गेन किया है। तो जरा एक बात बताइए, इसका इलेक्ट्रॉन निकला तो किसी के पास तो गया होगा, यदि ये इलेक्ट्रॉन देगा कब, जब कोई इसके पास लेने वाला हो। तो लेने वाला कौन है, क्लोरीन, और ये फिलहाल के केस में तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन लिया। देने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई और लेने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो यह लेन देन किनके बीच हुआ है, इनके बीच हुआ है ना। तो यह हुआ, एक बात बताइए, इसको स्टेबिलिटी तब मिली जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया। सोडियम को देखिएगा तब समझ में आएगा, जब हम देखते हैं तो आपका टेंशन बढ़ जाता है, नहीं देखते हैं तो आप कहीं और बैठ जाएंगे। सोडियम को स्टेबिलिटी कब मिली, जब क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। बात समझ रहे हैं, सोडियम को स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से मिलती है, लेकिन वो डोनेट करके रखेगा कहाँ, हवा में इस तरह छोड़ तो नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन को। पता चला कोई इलेक्ट्रॉन अगर छू लिया तो उसको करंट मार देगा, तो हवा में तो सबको करंट मारता फिरेगा, लेकिन ऐसा मारता है क्या किसी को, नहीं। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कहीं ना कहीं गया जरूर होगा किसी के पास, तो जो लिया उसके लेने की वजह से उसको क्या मिल रहा है, स्टेबिलिटी। और इसको भी इलेक्ट्रॉन मिलने से स्टेबिलिटी मिल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब कि क्लोरीन की वजह से सोडियम को क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी मिल रहा है। यानी दोनों के रहने से दोनों को क्या मिल रहा है, कोई एक हट जाए तो क्या किसी को स्टेबिलिटी मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती। तो ये स्टेबिलिटी इसलिए आ जा रही है क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। इसके रहने से इसको स्टेबिलिटी और इसके रहने से, तो क्या अगर दोनों एक साथ नहीं रहे तो स्टेबिलिटी रहेगी, नहीं। तो दोनों के एक साथ रहना पड़ेगा ताकि दोनों म्यूचुअली स्टेबल हो जाए। क्लियर। इसलिए क्या करता है कि ये इसको नहीं छोड़ता है और ये इसको नहीं छोड़ता है, और दोनों एक साथ
जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई तो ऐसा फेविकोल होना चाहिए जो दोनों को क्या कर सके, जोड़ सके। जो फेविकोल का काम करता है दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग। क्या कहलाता है? बॉन्डिंग। एंड ऑलवेज इट इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। और यही जो केमिकल बॉन्डिंग है ये इन दोनों को जोड़ देता है। अब जो दोनों मिल गए, और जो दोनों मिले तो भाई नया कुछ बनेगा ना, तो नया बनता दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। बात समझ में आई? तो कंपाउंड बनेगा तो टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आपस में, एटम्स आपस में कंबाइंड होंगे। उनको बांध के रखने के लिए कुछ तो प्रोसेस चाहिए ना, कुछ तो ऐसा चाहिए दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। बहुत सारे टाइप के होंगे, अभी इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट ये बातें समझ में आई, यहीं से रीजन तुम लोगों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा कैसे हो जाता है। उम्मीद है ये बातें तुम लोगों को समझ में आई होंगी कि अब सोडियम प्लस का मतलब जो 11 था न्यूट्रल स्टेट में उतना नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने बचे? अब प्रोटॉन के नंबर को हम अल्टर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी ही कंप्लीटली क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जब चेंज ही हो जाएगी तो फिर हम कर रहे हैं क्या? हमको तो आइडेंटिटी विदाउट चेंज चाहिए हुए उसका क्या बना लेना है? आयन बना लेना है। उसी तरह क्लोरीन पर माइनस चढ़ जाए, माइनस चार्ज आ जाए, कब आ जाएगा? जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से उसके आउटर शेल में आकर के रह जाए। कहाँ रहे? आउटर शेल में। बिकॉज इनर सेल 2n² के अकॉर्डिंग क्या हो चुका है? कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है। तब उसमें तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तो आएगा किसमें? आउटर शेल में, क्योंकि आउटर शेल में बाउंडेशन लगा हुआ है। हाँ, ये 8 और 18 या 2 और 9, अगर वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो। क्लियर? तो इतनी बातें आप लोग अपने नोट डाउन करें कॉपी में, इसको लिखें और आगे बताते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कैसे होता है। ठीक है? ये बातें समझ में आई? दोनों एक दूसरे के साथ क्यों रह जाएगा ये समझ में आया? बोलो। चलो, इसको समझने का एक और तरीका है, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं क्लास में। इसको समझो ध्यान से कैसे। लेन देन वाली बात है ना। पहले इसको लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। हेडिंग क्या था आज का? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। क्लियर? इसको लिखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। क्लियर है महानुभाव? चलो, इन दोनों को लिखो फटाफट। अब इसलिए समझाए क्योंकि यहाँ पर ये डेली यूज होता है ना, ये हम लोग डेली यूज करते हैं अपने खाने में। दैट इज कॉल्ड नमक, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। ठीक है? NaCl। अब इसको पहले लिखो, फिर तुम लोगों को चीजें समझाते हैं। चलो, ये दोनों लिख लेने के बाद हमको ये बता देना महानुभाव, ये किस इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है, और ये बहुत अच्छा। यानी मतलब उसका अपने वो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होना चाहता है? चले जाना चाहता है और स्टेबल हो जाना चाहता है। और स्टेबिलिटी का रीजन भी है भाई। आता कैसे है वो यहाँ पर है कि अपना पहला केस दिखा रहे हैं। अभी बहुत सारे तरीके हैं। अभी ये सिर्फ ये तरीका है कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, किसी ने ले लिया तो उसको स्टेबिलिटी मिली, इसने डोनेट किया उसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल गई है। और ये डोनेशन और एक्सेप्शन कब हो जाएगा? जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सोडियम अलग पड़ा हुआ है, क्लोरीन अलग है, तो किसी से किसी को मतलब नहीं है, तो यहाँ पर डोनेशन नहीं होगा। यानी वो इलेक्ट्रॉन न देगा या न इलेक्ट्रॉन लेगा। कब? जब दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तब ये कहानी होगी। क्लियर है ना? अब जरा गौर करते हैं बात। एक बात बताओ तुमको, इस प्रैक्टिकली हम समझाते हैं जो डे टू डे लाइफ में दोस्त हथिया एक दूसरे के साथ कर लेते हैं। मान लो 2 दोस्त है, 2 लोग हैं, ठीक है ना? 2 दोस्त है आपस में, उसके पॉकेट में पड़ा हुआ है कितना? 5 रुपया। ठीक है? वो संगतियाओं में क्या किया है? 5 रुपया किसका?
इसका मेरे पास है। वो गया उसके पॉकेट से निकाल करके क्या किया है, देना हमको काम है, रख लिया अपने पॉकेट में। और उसके पास मात्र 5 रुपया ही था। अब वो तो सत्ते में आ गया ना, मेरा 5 रुपया क्या कर लिया, वो मार लिया है। तो वो क्या करेगा, नहीं ना हमारा 5 रुपया दे ना दे, वो क्या कर रहा है, नहीं देंगे, आगे जा रहा है। ये क्या कर रहा है, पीछे वाला दे उसके पॉकेट में हाथ पकड़ा हुआ है, देगा कि नहीं देगा, बात समझ रहे हो। यानी वो 5 रुपये की बदौलत, उस इलेक्ट्रॉन की बदौलत वो एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और कब दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे, जब उसका 5 रुपये वो निकाल के अपने में रख लेगा तो छूट जाएगा और फिर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, आते हैं 1 मिनट में थोड़ा सा ये बातें समझ में आई तो वो एक दूसरे को छोड़ेगा कब, जब पैसा उसके पास गया वो आपको वापस मिलेगा। जब तक नहीं लिया तब तक दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं और क्या बना लिए, कंपाउंड। ठीक है, ऐसा होता है कब, ऐसे में, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा एक और तरीका है, बताएंगे आगे चल के, अभी तो बॉन्डिंग बनाएंगे। उम्मीद है कि सारी बातें लोगों को समझ में क्लास थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। 2 चीजें देते हैं उसको बनाओ। एक बात बताओ, यहाँ पर आप लोगों को दे रहे हैं इसका आप लोग कॉन्फ़िगरेशन करिए तो जरा, स्कैंडियम प्लस 3, ठीक है, स्कैंडियम प्लस 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो वहाँ इधर गर्ल्स प्राणी स्कैंडियम प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। और एक और करके हमको दिखाएंगे U प्लस, ठीक है, कॉपी में लिखे रहो, पूछेंगे बताओ हमको आ रहा है। वो सीरीज नहीं लिखा है तो कैसे आएगा बताओ, लिखना पड़ेगा। कॉपी पे लिख के रखो, महानुभाव खड़ा करा के पूछेंगे हम, नहीं कॉपी पे लिखे रहो, पूछेंगे। चलो महानुभाव, ये प्राणी बना लिया, ये पहले बोलो हाँ या ना, पहले बना लिया या नहीं बना, स्कैंडियम का, चलो बोलो स्कैंडियम। 1:2 हाँ रिपीट, और कुछ है ना, कितना है बताओ जरा, 4s, और कुछ है क्या, नहीं, बहुत अच्छा है, गिनो तो जरा। अच्छा, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 प्लस 3 का मतलब, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए हैं, तो 21 में से 3 गया 18 का, 18 का मतलब 3 6 हो जाना चाहिए था, 2 4 6 10 8 18 19 को ले लिया, और 21 में से 3 गया, कितना बचा 18। कैसे किया बताओ, जरूर किया ना, सही है, तुम्हारा सही है। अच्छा ये बताओ, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटम का, स्कैंडियम एटम का नहीं बताएंगे। Arrow 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 रेडी होता है, बहुत अच्छा। अब एक बात बताओ,
हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं मान लो आउटर सेल से निकाल रहे हैं। एक बात बताओ, हमें ये आउटर सेल कौन सा है? अरे कितने शेल हैं इसमें? 4, 1 2 3, लास्ट शेल हाईएस्ट क्वांटम नंबर 4 है। ये क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 4 है ना? 4 है। एक बात बताओ, हाईएस्ट तो 4 है, तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन कहां से? वैलेंस शेल यानी आउटर शेल से। क्या इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? बोलो, 2। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना? 2 निकल गए तो कितना होगा? 0। तो 2 निकलेंगे तो इस पर स्कैंडियम पर कितना चढ़ेगा? +2। लेकिन हम कितना का पूछे हैं? +3 का, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है। इसके अंदर जाओगे तो हमें पता है, आगे बढ़ाएंगे भी, ये और ये यहाँ पर 3D जो है वो वैलेंस सेल की तरफ बिहेव करता है, ठीक है ना? इन दोनों की एनर्जी लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। तो यहाँ से भी लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? निकल जाता है, और ये बन जाता है स्कैंडियम +3। क्लियर? अब जरा एक बात बताएं, अंदर वाले से क्यों निकला? क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं और इनर शेल का d ऑर्बिटल एज अ वैलेंस शेल बिहेव करता है, क्योंकि आउटर शेल यानी 4s और 3d दोनों की एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से दोनों से निकल जाते हैं। इसी कारण ये वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं। बात आती है कि ये समझ में आई या नहीं है? आई? तो यहाँ पर अगर है ही नहीं तो इसको हम हटा देते हैं। तो उसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे हटा सकते हैं। क्लियर है ना? हटाने का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आउट एटम से ही वो बाहर हो गया है, इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है। क्लियर? ये बातें समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है? कौन बताएगा कॉपर प्लस का? तुम बताओ, सही कर देगा शायद। 1s2 2s2 2s8 3s2 3s8 4s2 रेडी 9। इन्हों को जरा क्या थी? इन्हों को जरा क्या को दिखा? 10 10 20 9 29। कॉपर का कितना होता है? 29 ना? तो कॉपर एटम का लिखा है, थोड़ा गलत लिखा है, लेकिन कॉपर एटम का लिखा है जो। लेकिन हम किसका पूछ रहे हैं? कॉपर प्लस का। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अनुभव इसमें से निकालना है, निकालना है ना? एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है। अब एक बात बताओ, आप पाउच प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो तुम इलेक्ट्रॉन सजा दिया है, उसके लिए तुमसे हुई, लेकिन क्या ये तो एक्सेप्शन था ना कॉपर? इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एटम का कितना होता था? यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते थे, क्योंकि एनर्जी लगभग इक्वल है, आपस में शिफ्टिंग कर लेते थे, और शिफ्टिंग करने से दोनों की स्टेबिलिटी बढ़ जाती थी। क्लियर? दोनों की स्टेबिलिटी बढ़ जाती थी। इससे क्या होता था कि उसके तुलना में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, ठीक है ना? मोर स्टेबल है, इसलिए ऐसा होता था। तो ये तो कॉपर का है ना, हमने कॉपर प्लस का पूछा है ना। एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा तुम्हें? हाँ, निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलेंगे? सबसे आउटर शेल से। आउटर शेल कौन सा सेल है? 3 या 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ पर एक ही था, वो निकल गया, तो कितना बचा? 0 बचा ना? तो 0 बचा तो 0 हो गया। This is the electronic contribution of copper plus iron. ठीक है? अब आइए बात आगे बढ़ाते हैं इसकी। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाले, तो ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसका है कितना था? आज नहीं आए तो पूछ लेना, बातें नहीं करो। आए ना बोलो। अभी मतलब पता चलिए ये तो कॉपर का था ना, हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इसमें है, पहले तो आउटर से निकलेगा ना, वहां से नहीं निकलना है, वहां से निकलने के बाद ही तो निकल में आएंगे ना। पहले यहाँ से निकालेंगे इतना, एक अभी तो ये नहीं निकला ना मेरे पास, ये कॉपर प्लस बना, लेकिन हमें क्या बनाना है? कॉपर प्लस 2। एक और इलेक्ट्रॉन क्या करना है? निकालना है। कैसे निकालें? अब कहाँ है? तो जस्ट पहले लगाएंगे,
अब बाहर में तो खेला खत्म हो गया, वहां तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अंदर वाले में आएंगे। अंदर वाले में कौन है? ठीक है। 3D में जैसे आते हैं, मान लो हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे? 9। 3D 9। ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉपर प्लस और कॉपर प्लस 2। क्लियर है? उम्मीद है तुम लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। क्लियर है? कॉपर प्लस और कॉपर प्लस 2 समझ में आया तुम लोगों को? बोल नहीं है? हाँ, ऐसे तो करो ना। आम का मौसम तो है, क्या आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं? चलो देखो बराबर हो गया। अरे वाह, अब खुद आप लोगों से पूछें तो टाइम ये इतने बात से आज लास्ट है, तो इसके बाद अब है ही लास्ट, आज का ही क्लास है टॉपिक स्ट्रक्चर का। अंत भला तो सब भला। अच्छा बस सवाल नहीं है, सब भला का भी हो गया, तलवार होगा, चाकू होगा, अंत भला क्यों होगा भाई? अंत तलवार होगा, अंत सुई होगा। चलिए इतनी बातें सबको होगी है, समझ आई होगी आया इसका। और थोड़ा अभी बेसिक हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है? बोलिए मान भाव एक होता देखिए। अब आप लोगों से पूछ रहे हैं एल्यूमिनियम प्लस 3, ये देवी का बताएंगे सर। चलो और इधर के लिए राक्षस गण के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना? राक्षस गण के लिए दे रहे हैं माइनस। आप दोनों बनाए जो लोग क्लास छोड़ दिया है ना, उसके लिए सीरीज लिख रहे हैं, ऐसी तरह क्लास छोड़ते रहो। 1:2 आप फुल कैपेसिटी के साथ चेक कर लेना, 118 आना चाहिए। 1:2 रिपीट 1:2 रेडी 4B 5:2 4D 10 5D 6 6:2 4D 5D 10 66 7:2 चलो आओ, हो गया। कौन बनाएगा बताओ, कौन बताएगा? बताने के लिए कोई नहीं आएगा। 1:2 अरे और छोड़ दिया क्या? नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन बताओ क्या है? इलेक्ट्रॉन नंबर इलेक्ट्रॉन कितने से ज्यादा है? 18 10 से ज्यादा था। तेरह को तो था न्यूट्रल स्टेट में, 3 उसने क्या कर दिया? यूज कर दिया। कितने बचे? 10। 10 किसका होता है बताओ? नियॉन करा। एल्यूमिनियम के नजदीक कौन इनर्ट गैस है? एल्यूमिनियम के दोनों तरफ कौन कौन है बताओ तो? कार्बन और कौन नजदीक है? कैसे? इलेक्ट्रॉन 3 इधर नियॉन, 5 उधर, 3 और 5 में छोटा कौन है? ऑब्वियसली बात है नियॉन की। अच्छा इससे कुछ आइडिया लग जाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन? अच्छा क्लोरीन के पास में कौन सा है? दोनों तरफ कौन सा है? आर्गन और नियॉन। इधर नियॉन है, इधर पास में आर्गन है। एक बार बताओ क्लोरीन से नजदीक कौन है? आर्गन। फिर कितना दूर है? 1 कदम की दूरी पे है। नियॉन कितने कदम की दूरी पे है? 7 गुना। 7 कदम की दूरी पे है। तो नियॉन जैसा बनने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 10। अरे क्लोरीन के पास है कितना? 17। उसको नियॉन जैसा बनना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन बनने पड़ेंगे? यानी 17 में से 7 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, भागो यहाँ से। और आर्गन जैसा बनने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 17 को है, ये 2 से बन जाए तो बन जाएगा। एक बात बताओ, अब इससे ठीक पता चलेगा कौन आएगा कौन उल्टी करेगा।
कहने का मतलब कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ रहा है नियॉन जैसा बनने के लिए, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। ठीक है तो कोई कहे कि जाओ 1 घंटा उठा के रख दो, तुम्हारा 1 महीने का तनख्वाह दे देंगे, और कोई कहे जाओ 7 घंटा उठा के रखो 1 महीने का तनख्वाह दे देंगे, कौन सा काम करोगे? अस्पताल के पुजारी वही काम करेंगे ना। तो आसान जो होता है केमिस्ट्री में वो फॉलो करना चाहते हैं। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड है, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में एनर्जी मैक्सिमम रिक्वायर्ड है। तो ये चॉक कहता है केमिस्ट्री में कि जो वो रिएक्शन ज्यादा मतलब वो प्रेफर करते हैं जिसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना आसान होता है। इसीलिए चेक करो कि कौन सा इनर्ट गैस इसके नजदीक है, वो वैसा बन जाएगा। एल्यूमिनियम के लिए नियॉन नजदीक था, इसलिए एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके 10 इलेक्ट्रॉन रखा और क्या बन गया? इनर्ट। तो कार्बन कितना होता है? कार्बन का 6। कार्बन के नजदीक कौन सा इनर्ट गैस है? हीलियम या नियॉन? हीलियम या नियॉन? बोलो बराबर है ना? यानी अगर क्वेश्चन मेरा सुनो क्या किसी याद पहले बोल पाएगी हीलियम से कुछ नहीं है क्या? सुनो और जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। कार्बन के दोनों तरफ 4 डिस्टेंस पे हीलियम है और 4 डिस्टेंस पे नियॉन की तरफ जाने के लिए उसे 10 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा ना। 6 है 4 उसे क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। और हीलियम जैसा बनने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन रखना है कितना? 6, यानी 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है चाहे वो डोनेट करे या एक्सेप्ट करे। यानी ऐसे कंडीशन में डोनेशन में भी सेम एनर्जी, एक्सेप्शन में भी सेम एनर्जी लगे तो क्या होगा? ऐसे कंडीशन में कंफ्यूज हो जाएगा एकदम, क्या करें दे या ना दे? तो क्या कर लेता है? पार्टनरशिप शेयरिंग कर लेता है। वो क्या कहता है? देना ना लेना काम ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर है नहीं है? तो ऐसे कंडीशन पता चल जाएगा हम लोगों को करना क्या है। और उम्मीद है आप सब प्राणियों को ये समझ में आ गया होगा कि थोड़ा बता दें। रेड टी शर्ट वो रेड बताओ क्या करेगा? अरे देखो इधर बोलो सर। एन क्या है? ये भी लिखते हैं क्या? बोलो तो ये में जब पढ़ा रहा है क्या लिखा है इसका बताओ ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ इसका क्या लिखा है? 1s2 अरे सही कोई इलेक्ट्रॉन है इसके पास यार? 9 को है 10 को है 9 को है 10 को है ना, माइनस दिया है उसने 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है प्राणी का, वही बन जाता है। आज नहीं है ये कैसे याद रख गया तुमको यार? कहिया पढ़ा बताओ तो ये डेट बताओ, ये कब पढ़ा है? नहीं आया था बाहर गया। चलो ये बहाना सही नहीं आया है, ये तुम्हारे सामने लिख दिया। और बहुत ऐसा 120 तक याद करने के लिए बोले तो भी नहीं आता। हम तो 20 तक बोले थे, हमने जब तक 90 तक याद करवाए थे तो भी नहीं याद कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर महानुभाव बैठ जाए। आज के लिए इतना ही, मिलता है तब समाप्त हो गया है। आप लोग प्रैक्टिस करें घर पे, पढ़ें, जो नहीं समझता है पूछें। और एक और बात, ये कॉपी सही आने वाले हैं थोड़ा सा कहा नहीं रोबोट की तरह कॉपी उठा, और ये कमांड वैसे तो लोगों को मिल जाता है यहाँ पर। आज के लिए इतना ही, बस कॉपी रखा है।